नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी अभय न्यूज के 22 सितंबर बुधवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। सिंहस्थ मेला क्षेत्र में 2016 के बाद कॉलोनी काटने वालों की शामत आ गई है। कलेक्टर ने इनकी पहचान कर इनके मकान तोड़ने का आदेश दिया है। अवैध कॉलोनाइजर के मकान तोड़ने के बाद कॉलोनियों के मकान तोड़े जाएंगे। बुधवार को कलेक्टर ने इस संबंध में अधिकारियों की मीटिंग ली और अधिकारियों को कार्रवाई की खुली छूट दे दी। अधिकारियों ने कलेक्टर को बताया कि महाकाल मंदिर क्षेत्र, दत्ता अखाड़ा क्षेत्र और भूखी माता क्षेत्र में अतिक्रमण मिले हैं। इसी तरह भैरवगढ़ क्षेत्र की 3 बस्तियों और जूना सोमवारिया से पीपली नाका तक 17 मकान मिले हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने इन अतिक्रमणों को तुरंत हटाने का कहा है। मीटिंग में चिटफंड कंपनी चलाने वालों की संपत्तियों की पहचान और इनकी नीलामी के निर्देश भी दिए हैं। नीलामी से मिली राशि से धोखाधड़ी का शिकार लोगों को रुपया दिया जाएगा। बड़ा तेलीवाड़ा स्थित बीपीसीएल की चिराग गैस एजेंसी में जमकर घपला मिला है। उपभोक्ताओं को समय पर डिलीवरी नहीं करने की शिकायत की जांच करने पहुंची टीम को 29 घरेलू सिलेंडर कम मिले। सुरक्षा मानकों की अनदेखी और रिकॉर्ड से कम संख्या में सिलेंडर मिलने पर कार्रवाई की गई है। मौके से 134 भरे और 357 खाली कुल 491 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। एजेंसी की प्रोपाइटर सरिता गंगवाल पति मुकेश गंगवाल हैं और इसका प्रबंधन मुकेश गंगवाल करते हैं। जांच दल ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। महाकाल मंदिर के सामने वाला हिस्सा 150 मीटर तक चौड़ा हो सकता है। मेला प्राधिकरण अध्यक्ष माखन सिंह चौहान की उपस्थिति में हुई बैठक में शहर के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर बात की गई। सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, पूर्व निगम सभापति सोनू गहलोत खास तौर पर उपस्थित थे। इसमें कई मुद्दों पर बात की गई। सबसे ज्यादा चिंता महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना और मंदिर में बार बार बदली जा रही व्यवस्थाओं पर जताई गई। अधिकतर लोगों का कहना था कि मंदिर के चौड़ीकरण को लेकर गहरी नाराजगी पनप रही है। 70 मीटर चौड़ीकरण के बाद भी महाकाल का स्वरूप नहीं निखर रहा। ऐसे में 150 मीटर तक चौड़ीकरण पर करीब सहमति बनाई गई। मीटिंग में स्मार्ट सिटी के कामों पर भी सवाल उठाए गए। लोगों का कहना था कि पिछले 1 साल से स्मार्ट सिटी बोर्ड में जनप्रतिनिधि नहीं है। ऐसे में अधिकारी मनमाने फैसले ले रहे हैं और आम आदमी के बीच नेताओं और सरकार की छवि खराब हो रही है। विधायक पारस जैन ने मीटिंग में सुझाव दिया कि इस मुद्दे पर जनता की स्पष्ट राय जानने के लिए कार्यकर्ताओं की टीम लगाई जाए। ये टीम सही फीडबैक एकत्र करे और फिर इसके आधार पर अधिकारियों से चर्चा की जाए। गौरतलब है कि स्मार्ट सिटी बोर्ड में महापौर होते हैं, लेकिन चुनाव नहीं होने से ये पद खाली पड़ा है। बहरहाल जल्द ही भाजपा की टीम फीडबैक लेने के लिए मैदान में उतर सकती है। ऐसे में अधिकारियों की मुसीबत बढ़ सकती है। देश के 28 राज्यों के 700 से ज्यादा मलखम खिलाड़ी 5 दिन तक शहर में रहेंगे। ये मलखम की राष्ट्रीय स्पर्धा में शामिल होने आएंगे। प्रतियोगिता महाकाल क्षेत्र स्थित माधव सेवा न्यास में होगी। इस स्पर्धा के अधिकतर मैच इंडोर होंगे और यह बगैर दर्शकों की होगी। करीब 1.5 साल के कोरोना काल के बाद यह पहली प्रतियोगिता होगी। स्पर्धा का शुभारंभ 26 सितंबर और समापन 30 सितंबर को होगा। मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया ने प्रतियोगिता के लिए उज्जैन का चयन किया है। पहले ये स्पर्धा आंध्र प्रदेश के भीमावरम में होने वाली थी। मलखम एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष सोनू गहलोत ने बताया कि स्पर्धा में 700 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल होंगे। प्रत्येक राज्यों से 48 खिलाड़ियों का दल आमंत्रित किया है। कोविड काल के बाद देश की यह पहली प्रतियोगिता है। इसकी व्यापक तैयारी की गई है। माधव सेवा न्यास के हॉल में खिलाड़ी मलखम पर अपना हुनर दिखाएंगे। अधिकतर मैच इंडोर ही होंगे। जरूरत होने पर आउटडोर गेम भी कराए जा सकते हैं। खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था माधव सेवा न्यास में ही की गई है। गहलोत के मुताबिक प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के लिए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रदेश की खेल मंत्री यशोदा राजे सिंधिया और प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा को आमंत्रित किया है। कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए स्पर्धा में दर्शकों को शामिल होने की इजाजत नहीं रहेगी। कोशिश की जा रही है कि वर्चुअली प्रतियोगिता का प्रसारण हो और उज्जैन सहित देश के लोग अपने खिलाड़ियों का जोश देख सकें। राष्ट्रीय मलखम प्रतियोगिता का आयोजन उज्जैन में भगवान महाकाल मंदिर के पास में माधव सेवा न्यास पर 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक किया जा रहा है, जिसमें देश भर के लगभग 700 खिलाड़ी सम्मिलित होने वाले हैं। तो भारत के बाहर भी विश्व के कई देशों में मलखम शुरू हुआ है और संभावना है कि आने वाले समय में मलखम को ओलंपिक में भी सम्मिलित कर सकें, क्योंकि ये कई खेलों का मूल है। यदि मलखम का खिलाड़ी तैयार होता है तो वो मलखम के अलावा अन्य खेलों में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। जितनी फ्लेक्सिबिलिटी, उसका कंसंट्रेशन सब इससे आता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब के प्रयासों से और फेडरेशन के सभी पदाधिकारियों के सहयोग से आने वाले समय में मलखम अंतर्राष्ट्रीय खेल बनेगा।
बुधवार को उज्जैन के साधु संतों ने भारतीय अखाड़ा परिषद के दिवंगत राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र गिरि जी को याद किया। नीलगंगा क्षेत्र में रखी गई श्रद्धांजलि सभा में बस नरेंद्र गिरि जी की स्मृति को याद कर लोग भाव विभोर होते रहे। गिरि के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान संतों ने नरेंद्र गिरि जी की मौत पर गहरा दुख जताते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। परमहंस अवधेश दास जी ने बताया कि डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट की तरह संतों के लिए भी प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाना चाहिए। इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हालांकि यूपी एसटीएफ मामले की जांच कर रही है। पुरी ने कहा कि सुसाइड नोट का मामला संदिग्ध है, क्योंकि जिस तरह 7 पेज का नोटिस लिखा है वह संशय तो पैदा करता है। इस घटना ने निश्चित रूप से हम सभी संतों के सामने कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं और सरकारों के सामने भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं कि सरकार अगर संतों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देती, इन ब्लैक मेलरों के लिए अलग से कोई संतों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लाती, तो निश्चित रूप से संतों का जो भविष्य है वो खतरे में है। ये हमारी चिंताएं भी हैं भविष्य को लेकर के। उनके जो बहुत ही करीबी शिष्य रहे बलबीर गिरि जी महाराज, उन्होंने कहा है कि वो महाराज जी की ही राइटिंग है, तो जब वो दिन रात उनके साथ रहते तो हम उनकी बात पर पहले विश्वास करेंगे। हाँ, जरूर है कि महाराज जी कम लिखते थे, बहुत अधिक लिखने के अभ्यासी नहीं थे और वो अधिकांशतः बोल करके उनके सारे काम होते थे, उनको लिखने की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती थी। और वर्तमान समय में महाराज श्री जी की आत्मा के साथ न्याय हो तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। इसलिए हम सभी संत सीबीआई जांच की मांग करते हैं। कल यानी 23 सितंबर को दिन और रात बराबर रहेंगे, यानी दिन भी 12 घंटे का और रात भी 12 घंटे की। शुक्रवार से दिन छोटा होना शुरू होगा। धरती पर होने वाली ये खगोलीय घटना हर साल होती है। इस दिन सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहेगा। गुरुवार से सूर्य अपनी दिशा बदलेगा, वह उत्तर गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध में प्रवेश करेगा। इसके साथ ही धरती पर शरद ऋतु शुरू हो जाएगी, यानी ठंड का आगमन हो जाएगा। दिन छोटे और रातें बड़ी होने लगेंगी। वैधशाला अधीक्षक डॉक्टर आरपी गुप्त ने बताया कि वैधशाला के शंकु और नाड़ी वलय यंत्र पर सूर्य की स्थिति देखी जा सकती है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत खगोलीय घटना को आसानी से देखा जा सकता है। अब क्योंकि दिन की लंबाई कम होगी और सूर्य दक्षिण की ओर जाएगा तो किरणें भी तिरछी होती जाएंगी, जिससे शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। इस घटना को वेधशाला में 2 यंत्रों के माध्यम से हम बहुत अच्छे प्रकार से देख सकते हैं। एक यंत्र है शंकु यंत्र। इसमें हम देखेंगे कि शंकु की परछाई पूरे दिन जो सीधी विषुवत रेखा है उस पर गमन करती हुई दृष्टिगोचर होगी। दूसरा नाड़ी वाले यंत्र है। नाड़ी वाले यंत्र के 2 भाग हैं, एक उत्तरी गोलार्ध वाला भाग और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध वाला भाग। अभी तक उत्तरी गोलार्ध वाले में धूप थी। कल 23 सितंबर के दिन उत्तर और दक्षिण किसी भी हिस्से में धूप नहीं होगी, क्योंकि सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत है। और 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चला जाएगा, तो पूरे 6 माह अब दक्षिण वाला हिस्सा प्रकाशित रूप में दिखेगा। कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत वेधशाला में पूरे दिन हम इस खगोलीय घटना को देख सकते हैं। इस मानसून सत्र में सबसे ज्यादा बारिश झारड़ा तहसील में 46.3 इंच और सबसे कम उज्जैन तहसील में 28.7 इंच रिकॉर्ड की गई है। जिले ने औसत बारिश का आंकड़ा पार कर लिया है। मानसून ने इस बार जिले की कई तहसीलों को खुश तो कई को निराश कर दिया है। सावन में धमाकेदार शुरुआत करने वाला मानसून भादों में धक्का दे गया। अब कुंवार महीने में कहीं पानी गिर रहा है तो कहीं नहीं। अब आइए देखते हैं किस तहसील में अब तक कितना पानी गिरा। घटिया तहसील 41.3 इंच, खाचरोद 38.5 इंच, नागदा 40.5 इंच, बरनागर 36.8 इंच, महिदपुर 40.1 इंच, तराना 29.9 इंच। इंदौर आवास मेले के जरिए संपत्ति बेचने उतरा उज्जैन विकास प्राधिकरण बुधवार को भी प्रॉपर्टी की बिड जारी नहीं कर सका। दरअसल प्राधिकरण में डॉक्यूमेंटेशन का काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। उज्जैन में प्रॉपर्टी खरीदने में इंदौर के ग्रुप्स ने भी रुचि ली है। प्राधिकरण ने 2 दिवसीय आवासीय मेला इसी महीने लगाया था। इसमें आवासीय व्यवसायिक संपत्तियां बिक्री के लिए रखी गई थी। सबसे ज्यादा दम नानाखेड़ा में तैयार श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स ने दिखाया है। यहाँ की एक दुकान के लिए 81 लाख तक का टेंडर डाला गया है। कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा 4 दुकानों के लिए एक सिंधी व्यापारी ने सबसे ज्यादा राशि के टेंडर डाले हैं। इसी तरह इंदौर के प्रसिद्ध रियल एस्टेट समूह चुग ग्रुप ने भी व्यावसायिक प्लॉट के लिए टेंडर डाला है। यह प्लॉट तारामंडल के नजदीक है। खैर, लोगों की निगाह प्राधिकरण की फाइनल बिड पर लगी है। उम्मीद की जा रही है कि शुक्रवार तक ये जारी हो जाएगी। तब पता चलेगा कि प्राधिकरण की प्रॉपर्टी कबाड़ने में किसकी किस्मत ने जोर मारा। झारड़ा में नर्सिंग की एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया है। छात्रा RD मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कोर्स कर रही है। उसको कॉलेज में आते और जाते समय पड़ोस में रहने वाला रवि प्रजापत परेशान करता था। वह छात्रा के सामने प्रेम का इजहार करता, भद्दे कमेंट्स करता। बुधवार को तो उसने हद ही कर दी। रवि ने युवती का हाथ पकड़ लिया। छात्रा इससे घबराकर माता पिता के साथ थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ का प्रकरण दर्ज कराया। SDOP RK राय ने बताया कि आरोपी छात्रा को कॉलेज आते जाते समय परेशान करता था। FIR दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट पेश किया। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया। मेरे को बार बार रोक के बोल रहा था कि रुक तेरे से बात करनी। मैंने बोला कि मेरे को तेरे से कुछ बात नहीं करनी है, और 2-3 महीने से मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश कर रहा है ये, और गंदी गंदी गालें देते, गंदे गंदे कमेंट्स करता है, गंदी गंदी गाने बजाता है ये। और मैं कल कॉलेज से आई थी, तब इसने मेरा हाथ पकड़ के बोला कि रुक तेरे से कुछ बात करनी है, और मैं हाथ पकड़ने की कोशिश करी, मेरे को जान से मारने की उसने कोशिश करी। तब मेरे परिवार को मैंने बुलाया कि तुम बाहर आओ। इसके बाद मेरा हाथ छोड़ के ये भग गया था। और उसके द्वारा जो है पिछले 2-3 सालों से उसका पीछा किया जाता है। तो परेशान होकर के उस लड़की ने जो है अपने माता पिता को घटना बताई है, और उनके साथ में आगे थाने में रिपोर्ट किया था, जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, और कल कोर्ट में पेश किया गया था, जो जेल चला गया। जाता मानसून भी गंभीर का पेट काफी हद तक भर गया है। बुधवार शाम 6 बजे गंभीर बांध में 1783 MCFT पानी संग्रहित था। फिलहाल पानी की आवक रुक गई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इंदौर में अगर एक जोरदार बारिश और हुई तो बांध पूरी क्षमता जितना भर जाएगा। बांध की क्षमता 2250 MCFT है। इस हिसाब से अभी भी 467 MCFT पानी बांध में कम है। अम्बेडकर नगर से प्रयागराज के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन अब चित्रकूट स्टेशन पर 10 मिनट पहले पहुंचेगी। यह ट्रेन अब शाम 5:42 पर चित्रकूट पहुंचेगी और 2 मिनट का स्टॉप लेकर रवाना हो जाएगी। चित्रकूट स्टेशन पर पहले ये ट्रेन शाम 5:52 पर पहुंचती थी और 2 मिनट ठहरकर प्रयागराज रवाना होती थी। नागदा की अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती वंदना राज पांडे ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले उज्जैन के निवासी फरीद खां को 2 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 200 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। नाबालिग ने 7 अक्टूबर को छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी ने घर के अंदर घुसकर छेड़खानी की थी। अवंतीपुरा स्थित श्री क्षत्रिय मेवाड़ा कुमावत समाज धर्मशाला में श्रीमद भागवत कथा के समापन पर कथावाचक अर्जुन गौतम ने समाजजनों को गोदान एवं गो सेवा का संकल्प दिलाया। सेन साख सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन की सालाना सभा गुरुवार शाम 6 से रात 8 बजे तक शेष नारायण मंदिर ढाबा रोड में होगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन बुधवार को शहर आए। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद वह भारतीय ज्ञानपीठ कॉलेज गए। संस्था अध्यक्ष कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ और संदीप कुलश्रेष्ठ ने उनका सम्मान किया। उन्होंने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन भी देखा। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।